साथियों, सफलता के लिए कर्म के साथ साथ विश्वास और धैर्य का होना जरूरी है। साथियों, आज की इस वीडियो में एसएससी सीजीएल और एमटीएस एग्जाम 2023 के लिए सिलेक्टेड क्वेश्चंस, ऐसे क्वेश्चंस जो बार बार पूछे जाते हैं, को इंक्लूड किया गया है। पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन एक शास्त्रीय नृत्य का उदाहरण है। इस टाइप से क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे, 4 ऑप्शन दे दिया जाएगा और पूछ लिया जाएगा कि इसमें कौन सा एक शास्त्रीय नृत्य का उदाहरण है। अब जरा ध्यान दीजिए, कालबेलिया, सरहुल और डांडिया ये तीनों लोक नृत्य हैं, लेकिन सस्त्रिया जो है ये आसाम का क्या है, शास्त्रीय नृत्य है। ठीक है, डिटेल जान लेते हैं थोड़ा। यह नृत्य असम का शास्त्रीय नृत्य है। वर्ष 2000 में इस नृत्य को भारत के 8 शास्त्रीय नृत्यों में सम्मिलित होने का गौरव प्राप्त हुआ। इस नृत्य के संस्थापक कौन हैं? संत शंकर देव हैं। देखिए, एक्स्ट्रा फैक्ट में जो भी चीजें मैं आपको बता रहा हूँ, ये सारी चीजें पूछी गई हैं। पूछी गई चीजों को ही मैंने एक्स्ट्रा फैक्ट में इंक्लूड किया है। ठीक है, बार बार एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि शास्त्रीय नृत्य के जनक कौन हैं, तो संत शंकर देव। ठीक है, शास्त्रीय नृत्य का जन्म कब हुआ, ठीक है, या शास्त्रीय नृत्य को भारत का शास्त्रीय नृत्य कब घोषित किया गया, शास्त्रीय नृत्य कितने होते हैं। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चंस बार बार बनते हैं। आइए थोड़ा स्टेट वाइज हम जो है शास्त्रीय नृत्यों को जान लेते हैं। देखिए, तमिलनाडु का जो शास्त्रीय नृत्य है वो है भरतनाट्यम। उत्तर प्रदेश का कथक है। कथकली केरल का है। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश। ओडिसी उड़ीसा का है। मणिपुरी मणिपुर का है। मोहिनीअट्टम केरल का है। और सत्रिया जो है ये असम का लोक नृत्य है। तो ये आपको सारे फैक्ट ध्यान में रखने हैं। अगला क्वेश्चन है कि बारडोली सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, सरदार वल्लभ भाई पटेल। जी हाँ दोस्तों, बारडोली सत्याग्रह भारतीय स्वाधीनता संग्राम के दौरान जून 1928 में गुजरात में हुआ एक प्रमुख किसान आंदोलन था, जिसका नेतृत्व वल्लभ भाई पटेल ने किया था। यहाँ पे एक चीज और क्लियर कर दूंगा आपको कि इसी आंदोलन की सफलता के बाद महात्मा गांधी ने वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि से नवाजा, सरदार करके उनको पुकारा। ठीक है, आइए अगले क्वेश्चन चलते हैं। जनगणना 2011 की जनगणना के अनुसार किस केंद्र शासित प्रदेश की मुस्लिम आबादी सबसे ज्यादा है। देखिए, जनगणना के ऊपर क्वेश्चन निश्चित तौर पे आएगा। जनगणना के ऊपर क्वेश्चन बहुत सारे बनते हैं, एक ही वीडियो में इंक्लूड करना संभव नहीं है। इसका जो पिछला वीडियो था उसमें भी मैंने जनगणना पर क्वेश्चन डाले थे। ठीक है, इसमें भी कुछ फैक्ट लेके आया हूँ। जनगणना के ऊपर जितने भी क्वेश्चन आपको मिलते हैं उसको तैयार कर डालिए। ठीक, तो इसका जो सही आंसर है वो है लक्षद्वीप। जी हाँ दोस्तों, लक्षद्वीप की अगर बात की जाए तो 2011 की जनगणना के अनुसार पूरी आबादी का, टोटल आबादी का 93% क्या है, वहाँ पर मुस्लिम है। ठीक है, वहीं अगर जम्मू कश्मीर की बात करें 2011 के आधार पर तो 68% वहाँ पे मुस्लिम हैं। ठीक है, और मुसलमानों की उच्च संख्या अगर करें राज्यवार जो है तो असम में 35% है, पश्चिम बंगाल में 28%, दक्षिण राज्य केरल में 27.7% है। ठीक है, एक चीज और जान लीजिए, आधिकारिक तौर पे भारत में मुसलमानों की तीसरी सबसे बड़ी आबादी रहती है, इंडोनेशिया और पाकिस्तान के बाद। ठीक है, ये टोटल जो जनसंख्या है उसके आधार पे बात की जा रही है। आगे जान लेते हैं, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में सबसे अधिक आबादी वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? दिल्ली है। सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है? अरुणाचल प्रदेश है। सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। ठीक है, और 2011 की जनगणना के अनुसार कौन सा राज्य नंबर 1 पर है जनसंख्या के मामले में? तो वो है उत्तर प्रदेश, 19.98 करोड़ के साथ। ठीक है, यहाँ का जो जनसंख्या घनत्व है वो है 829 प्रति वर्ग किलोमीटर।
ठीक है। वहीं अगर बिहार की बात की जाए तो बिहार सबसे घनी आबादी वाला राज्य है और सबसे घनी आबादी वाला केंद्र शासित प्रदेश है दिल्ली। यहाँ का जनसंख्या घनत्व कितना है? 11,297 प्रति वर्ग किलोमीटर। तो ये जितने भी फैक्ट मैंने बताए हैं ये सब के सब बहुत ही महत्वपूर्ण है, इंपॉर्टेंट है, इनको ध्यान में आपको रखना है। अगला क्वेश्चन है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का नया कार्यकारी निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, पी वासुदेवन। जी हाँ दोस्तों, भारतीय रिजर्व बैंक ने पी वासुदेवन को कार्यकारी निदेशक ईडी नियुक्त किया है। वह मुद्रा प्रबंधन सहित 3 विभागों की देखभाल करेंगे और इनकी जो नियुक्ति है वो 3 जुलाई से प्रभावी हो गई है। अब रिजर्व बैंक की अगर बात कर लें तो रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? तो 1 अप्रैल 1935 को रिजर्व बैंक की स्थापना हुई थी। यह भारत का केंद्रीय बैंक है। ठीक है। वर्तमान में शक्तिकांत दास भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर हैं। ठीक है। आपने 11 सितंबर 2018 को पदभार ग्रहण किया था। ठीक है। अगला क्वेश्चन विज्ञान से है कि खाने का सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है NaHCO3। रासायनिक रूप से सोडियम बाइकार्बोनेट के रूप में ज्ञात बेकिंग सोडा का सूत्र NaHCO3 होता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि फरवरी 2023 में भूकंप से प्रभावित तुर्की की मदद के लिए भारत ने कौन सा ऑपरेशन शुरू किया? अभी आपका करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑपरेशन दोस्त। जी हाँ दोस्तों। अच्छा, एक्चुअली एक ऑप्शन यहाँ पे मैंने दिया है ऑपरेशन गंगा। ये क्या है? ये ऑपरेशन गंगा यूक्रेन में जो फंसे हुए भारतीय थे उनको स्वदेश लाने की ये क्या थी? योजना थी सरकार की, ऑपरेशन था। ठीक है, ऑपरेशन गंगा। यहाँ पे एक ऑप्शन मैंने और लगा रखा है ऑपरेशन ध्वस्त। ये क्या है? ऑपरेशन ध्वस्त जो है, जो नशे का कारोबार करते हैं, ठीक है, उनके विनाश के लिए, उनके नाश के लिए ऑपरेशन ध्वस्त लॉन्च किया गया है। चलिए हम ऑपरेशन ध्वस्त की पहले बात कर लेते हैं। 6 फरवरी को तुर्की और सीरिया में विनाशकारी भूकंप आया था जिसमें लगभग 30,000 से ज़्यादा लोगों के मारे जाने की संभावना व्यक्त की गई थी। मतलब 30,000 से ज़्यादा लोग मारे गए थे। ठीक है। तो जो प्रभावित लोग थे उनकी सहायता के लिए भारत ने ऑपरेशन दोस्त शुरू किया था जिसके तहत अलग अलग टीमें बना करके भेजी गई थी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सागा दावा महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। सागा दावा महोत्सव ये सिक्किम में मनाया जाता है। सिक्किम का महोत्सव है, सिक्किम का त्योहार है। ठीक है। सागा दावा सिक्किम के लिए एक शुभ महीना है। ठीक है। सागा दावा को ही बुद्ध पूर्णिमा के नाम से जाना जाता है। इसी के दिन बुद्ध का जन्मदिन कहा जाता है इसको। ठीक है। वास्तव में जो थेरावा परंपरा है तो गौतम बुद्ध का जन्म, निर्माण और परिनिर्वाण, ठीक है, जन्म, ज्ञान और मृत्यु तीनों जो है इसी दिन सागा दावा जो है मतलब बुद्ध पूर्णिमा जो है इसी दिन माना जाता है। ठीक है। तो ये बुद्धों के लिए, बौद्धिस्ट के लिए बहुत ही शुभ त्यौहार है, शुभ महोत्सव है। अक्सर एग्जाम में भी पूछा जाता है कि सागा दावा किस धर्म के लोग मनाते हैं? तो इसका आंसर क्या होगा? बौद्ध धर्म। अगला क्वेश्चन है कि द्रोणाचार्य पुरस्कार 2022 कितने लोगों को प्रदान किया गया? तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, 7। ठीक है। आइए उन खिलाड़ियों का, उन कोच का नाम हम जान लेते हैं जिनको कि द्रोणाचार्य पुरस्कार 2022 प्रदान किया गया। तो कोच राज सिंह, जीवन जोत सिंह तेजा, मोहम्मद अली कमर, सुमा सिद्धार्थ सिरूर, सुजीत मान, दिनेश जवाहर लाड और बिमल प्रफुल्ल घोष, इन खिलाड़ियों को अपने खेल के क्षेत्र में खिलाड़ियों को तैयार करने के लिए द्रोणाचार्य अवार्ड प्रदान किया गया। अगला क्वेश्चन है कि संविधान की 8वीं अनुसूची में मैथिली भाषा को किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया? तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, 92वां संविधान संशोधन, 92 संविधान संशोधन। कब हुआ था ये? 2003 में हुआ था। यह अनुच्छेद संविधान की 8वीं अनुसूची में 4 नई भाषाओं बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली, ध्यान रखिएगा, जो 92वां संविधान संशोधन हुआ था 2003 में, उसके द्वारा 4 भाषाओं को बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली को शामिल किया गया था। ठीक है। आइए अगले प्रश्न पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, जनगणना 2011 के अनुसार कौन सी भाषा तीसरे नंबर की भाषा है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है मराठी। जी हाँ दोस्तों,
पहले नंबर पे हिंदी है, दूसरे नंबर पे बांग्ला है, तीसरे नंबर पे क्या है, मराठी है। आइए थोड़ा इसके बारे में डिटेल जान लेते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार मराठी 6.86% भारत में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा है। मराठी ने तेलुगु को देश में तीसरी सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा के रूप में प्रतिस्थापित किया है। मतलब इसके पहले तेलुगु था, लेकिन तेलुगु की जगह मराठी ने ले लिया। ठीक है, मराठी एक इंडो आर्यन भाषा है जो मुख्य रूप से महाराष्ट्र भारत के मराठी लोगों द्वारा बोली जाती है। ठीक, आइए थोड़ा सा और भाषा के ऊपर फैक्ट जान लेते हैं। उर्दू 7वीं सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा है, जबकि संस्कृत जो है 8वीं अनुसूची में सबसे कम बोली जाने वाली भाषा है। ठीक है, अभी आरआरबी में जो पिछले साल आरआरबी का जो एग्जाम हुआ था उसमें पूछा गया था कि परसेंट के आधार पर, मतलब कौन सा जो है भाषा जो है डाउन हो रही, 2011 की जनगणना के अनुसार जो है किस भाषा की प्रसिद्धता कम हुई है। ठीक है, तो उसका आंसर था, ऑप्शन के अनुसार उसका आंसर था उर्दू। ठीक है, तो इस टाइप से क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। ठीक है, भारत की दूसरी सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा कौन सी है, वो है बंगाली। 9.72 करोड़ नागरिकों द्वारा इस भाषा को बोलचाल के लिए प्रयोग किया जाता है। तो एक्स्ट्रा फैक्ट में जो भी चीजें मैं बता रहा हूँ इसको दिमाग में अच्छे से बैठा लीजिए। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर से प्रेस कर लीजिएगा, और वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तुरंत का तुरंत इसको शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों से। अगर आपको लगता हो कि हाँ कुछ ज्ञान की बातें हैं, कुछ जानकारी मिल रही है, अच्छी चीज़ें हैं, तो इसको शेयर जरूर करिए। अगला क्वेश्चन है कि जीएसटी कब से लागू किया गया, तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, 1 जुलाई 2017। जी हाँ दोस्तों, 1 जुलाई 2017 की मध्यरात्रि को जीएसटी लागू हुआ था। जीएसटी में टोटल 13 उपकर समेत उत्पाद शुल्क, सेवा कर और मूल्य वर्धित कर मतलब वैट जैसे जो है 17 स्थानीय शुल्कों को समाहित किया गया है। ठीक, चलिए थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं। फ्रांस को विश्व में जीएसटी का जनक कहा जाता है, क्योंकि वस्तु और सेवा कर लागू करने वाला फ्रांस दुनिया का पहला देश था। ठीक है, इसने 1954 में ही जीएसटी को लागू किया था। आज दुनिया भर के 140 अधिक देशों में जीएसटी लागू किया गया है। भारत में कब लागू हुआ, 2017 में। ठीक है, अच्छा अब जीएसटी लागू क्यों हुआ, किस समिति की सिफारिश पर लागू हुआ, ये भी जान लेते हैं। तो भारत में राष्ट्रव्यापी जीएसटी का विचार पहली बार 2000 में अप्रत्यक्ष करों पर केलकर टास्क फोर्स द्वारा प्रस्तावित किया गया था। केलकर टास्क फोर्स, ठीक है, नाम ध्यान रखिएगा, महत्वपूर्ण है, ये पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन का मुख्यालय कहाँ है, तो राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन का मुख्यालय है नई दिल्ली, एनडीएमए भवन, सफदरगंज इनक्लेव, नई दिल्ली। ठीक है, थोड़ा डिटेल जान लेते हैं इसके बारे में। भारत के प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण मतलब एनडीएमए भारत में आपदा प्रबंधन के लिए शीर्ष निकाय है। आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के द्वारा राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की स्थापना की गई। ठीक है, अच्छा ये भी क्वेश्चन पूछता है कि एनडीएमए का प्रदेश अध्यक्ष कौन होता है, तो इसका राइट आंसर है प्रधानमंत्री। ठीक है, इसका उद्देश्य क्या है एनडीएमए का, प्राकृतिक या मानव निर्मित जो आपदाएं हैं उनका समन्वय करना और आपदा प्रतिरोध और संकट प्रतिक्रिया में क्षमता का निर्माण करना, ये एनडीएमए का कार्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाते हैं, तो इसका जो राइट आंसर है वो है 10 जुलाई। जी हाँ दोस्तों, विश्व जनसंख्या दिवस 10 जुलाई नहीं, 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। 1989 में संयुक्त राष्ट्र द्वारा इस दिवस की स्थापना की गई थी। क्यों कि 1987 में जो विश्व की जनसंख्या थी ना वो 5 बिलियन तक पहुंच गई थी। इसी वजह से 11 जुलाई 1987 को विश्व की जनसंख्या 5 बिलियन पहुंच गई थी। इसलिए 1989 में यूएनओ ने 11 जुलाई को क्या घोषित किया, विश्व जनसंख्या दिवस घोषित किया। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय सिपाहियों के द्वारा अंग्रेजों के विरुद्ध पहला विद्रोह कब किया गया था, तो इसका जो राइट आंसर है वो है 10 जुलाई 1806। ठीक है, यहाँ पे एक ऑप्शन है 10 जुलाई 1857। देखिए 10 जुलाई 1857 ये इसके बाद हुआ था। अक्सर आप 1857 की क्रांति जो है उसी पे टिक करते हैं, लेकिन 10 जुलाई 1806 का जो विद्रोह है ये इससे भी पहले
हुआ था। ठीक है, मद्रास राज्य का एक शहर है बेल्लोर, बेल्लोर शहर में ये हुआ था। ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ भारतीय सिपाहियों द्वारा बड़े पैमाने पर हिंसक विद्रोह का ये पहला उदाहरण था। ठीक है, जो कि 1857 के स्वतंत्रता संग्राम से भी आधी सदी पहले घटित हुआ था। बेलोर विद्रोह क्यों हुआ था? एक्चुअल में ईस्ट इंडिया कंपनी ने कहा था कि जो हिंदू सिपाही हैं वो तिलक नहीं लगाएंगे और जो मुस्लिम सिपाही हैं उनको दाढ़ी नहीं रखना है, मूछें नहीं रखनी है। ठीक है, तो जिसके विरोध में सिपाहियों ने विद्रोह कर दिया था। ठीक है, 1857 के बारे में आप जानते ही हैं। हाँ, चलिए अगला क्वेश्चन है कि 2022 में कुल कितने विधेयक पास हुए? तो 2022 में कुल 11 विधेयक पास हुए। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। आइए थोड़ा डिटेल बता देते हैं। ये करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। पूरे बजट सत्र 2022 के दौरान लोकसभा और राज्यसभा कुल 27 बैठकें हुई। इस सत्र के दौरान कुल 13 विधेयक, लोकसभा में 12, राज्यसभा में 1 पेश किए गए। लोकसभा ने 13 विधेयक, राज्यसभा ने 11 विधेयक पारित किए। संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित विधेयक कुल संख्या कितनी थी? 11 थी। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो गया? 11। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दक्षिण अफ्रीका में लोकतांत्रिक चुनाव कब हुए जिसमें नेल्सन मंडेला को विजय मिली? तो इसका राइट आंसर है 1994, ऑप्शन नंबर ए। 26 और 29 अप्रैल 26 से 29 अप्रैल 1994 के बीच दक्षिण अफ्रीका में आम चुनाव हुए। ये पहले चुनाव थे जिनमें सभी जातियों के नागरिकों को भाग लेने की अनुमति दी गई थी, इसलिए सार्वभौमिक मताधिकार के साथ आयोजित होने वाला पहला लोकतांत्रिक चुनाव था 1994। ठीक है, इसमें विजय किसकी हुई थी? नेल्सन मंडेला की। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वन्यजीव संरक्षण पुरस्कार 2023 किसे प्रदान किया गया है? करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, आलिया मीर। जी हाँ दोस्तों, आलिया मीर कश्मीर की रहने वाली हैं। कश्मीर की आलिया मीर को वन्यजीव संरक्षण पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया। आलिया मीर को जम्मू और कश्मीर द्वारा वन्यजीव संरक्षण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ठीक है, एक चीज और ध्यान रखिए, फैक्ट जो है कि वन्यजीव संरक्षण पुरस्कार पाने वाली केंद्र शासित प्रदेश की वो पहली महिला बन गई हैं, इसलिए क्वेश्चन महत्वपूर्ण है। अगला क्वेश्चन है कि RAW रा, ठीक है, के वर्तमान अध्यक्ष कौन हैं? इसका राइट आंसर है रवि सिन्हा। जी हाँ दोस्तों, रा के वर्तमान अध्यक्ष हैं रवि सिन्हा। रवि सिन्हा के बारे में थोड़ा समझान लेते हैं। भारतीय पुलिस सेवा के वरिष्ठ अधिकारी रवि सिन्हा को भारतीय खुफिया एजेंसी रिसर्च एंड एनालिसिस विंग एरा का फुल फॉर्म है का प्रमुख नियुक्त किया गया है। ठीक है, अच्छा, रा का गठन कब किया गया था? 21 सितंबर 1968 को। ठीक है, भारतीय खुफिया एजेंसी रा के सबसे पहले अध्यक्ष कौन थे? तो थे रामेश्वर नाथ काव या RN काव। आपको मास्टर स्पाई के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत की सबसे लंबी सीमा किस देश के साथ लगती है? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर ए, बांग्लादेश। जी हाँ दोस्तों, भारत की सबसे लंबी सीमा बांग्लादेश के साथ 4096 किलोमीटर, लगभग 2545 मील है। ठीक है, अच्छा, असम, पश्चिम बंगाल, मिजोरम, मेघालय और त्रिपुरा ये ऐसे भारतीय राज्य हैं जो बांग्लादेश के साथ क्या करते हैं? सीमाएं साझा करते हैं। भारत कुल 7 देशों के साथ सीमा साझा करता है। कौन कौन से देश हैं? चीन है, पाकिस्तान है, भूटान है, अफगानिस्तान है, म्यांमार है, बांग्लादेश है और नेपाल है। ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। और भारत की जो सबसे छोटी सीमा है वो अफगानिस्तान के साथ लगती है 106 किलोमीटर। ठीक है दोस्तों, आइए अगला क्वेश्चन। भारत में कितनी भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्राप्त है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, 6 भाषाओं। कौन कौन सी हैं वो? तमिल, तेलुगु, संस्कृत, कन्नड़, मलयालम और उड़िया, ये 6 शास्त्रीय भाषाएं हैं। इनको शास्त्रीय भाषा का दर्जा कब दिया गया? आइए हम जो है इसको ईयर वाइज जान लेते हैं। 2004 में सबसे पहले तमिल को दिया गया, उसके बाद 2005 में संस्कृत को, उसके बाद 2008 में कन्नड़ को, 2008 में ही फिर तेलुगु को शामिल किया गया, 2013 में मलयालम को और 2014 में उड़िया भाषा को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया। अगला क्वेश्चन है कि पौधे श्वसन क्रिया किस अंग से करते हैं? तो इसका जो राइट आंसर है वो है स्टोमेटा। ठीक है, देखिए अगर मनुष्यों की बात करें तो शरीर की जो बाह्य सतह है
त्वचा है, ट्रेकिया है, गिल्स है, फेफड़ा है, ये प्राणियों में विभिन्न क्या है, श्वसन अंग हैं। लेकिन अगर जंतुओं की बात करें तो जंतुओं में कोई विशेष श्वसन अंग नहीं पाए जाते हैं। तो उनमें गैसों का आदान प्रदान कैसे होता है, तो स्टोमेटा, लेंटिसेल और न्यूमेटाफोर्स के द्वारा पौधों में गैसों का आदान प्रदान होता है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। ग्लूकोज के विखंडन से कौन सी गैस बनती है? ग्लूकोज के विखंडन से कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। ठीक है, देखिए श्वसन में ग्लूकोज अणुओं के विखंडन से एल्कोहल, कार्बन डाइऑक्साइड और ऊर्जा प्राप्त होती है। तो आपसे गैस का नाम पूछा गया था, इसलिए कार्बन डाइऑक्साइड इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है कि आईपीएल 2023 की उप विजेता टीम कौन सी थी? उप विजेता टीम का नाम पूछा जा रहा है, तो राइट आंसर इसका है गुजरात टाइटंस। जी हाँ दोस्तों, विजेता टीम कौन है? चेन्नई सुपर किंग। चेन्नई सुपर किंग को 20 करोड़ रुपए मिले और उप विजेता टीम को मतलब कौन थी? गुजरात टाइटंस के खाते में कितने रुपए आए? 13 करोड़ रुपए आए। आईपीएल के ऊपर मैंने एक वीडियो ही बाकायदा बना रखा है जिसमें सारे के सारे क्वेश्चंस आईपीएल के इंक्लूड किए गए हैं। ठीक है, अच्छा इस बार आईपीएल का स्पॉन्सरशिप किस कंपनी के पास था? तो टाटा के पास था, ये भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, आईपीएल के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, महत्वपूर्ण हैं, आएंगे जरूर, तो वो वीडियो जरूर से देख लीजिएगा जाकर के, आईपीएल के ऊपर वो बना हुआ है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि फुटबॉल गोल पोस्ट की लंबाई कितनी होती है? तो इसका जो राइट आंसर है 7.320 मीटर। जी हाँ दोस्तों, जो दोनों खंभे होते हैं, दोनों खंभों के बीच की दूरी होती है 7.302 मीटर, 320 मीटर, और क्रॉस बार के निचले किनारे से जमीन तक की दूरी होती है 2.44 मीटर। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी सिंधु नदी की सहायक नदी नहीं है? ध्यान दीजिएगा, देखिए झेलम, चिनाब, ब्यास ये सिंधु नदी की सहायक नदियां हैं, लेकिन गंगा क्या है? ये सिंधु नदी की सहायक नदी नहीं है। आइए हम इसके बारे में थोड़ा डिटेल में जान लेते हैं। देखिए झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलुज ये सिंध नदी क्या है? प्रमुख सहायक नदियां हैं। इसके अलावा गिलगिट, काबुल, स्वात, कुर्रम, टोची, गोमल और संगर ये अन्य सहायक नदियां हैं। ठीक है दोस्तों, तो आज इन्हीं प्रश्नों के साथ क्लास का एंड कर रहा हूं। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसको लाइक शेयर जरूर करिएगा, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर से प्रेस कर लीजिएगा। पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।